At first, good afternoon to all of you. We are in the first class of FMT. I will give you introduction of FMT. We all are very aware about the FMT. What is FMT? FMT means forensic medicine and toxicology. It includes the two parts. The first part is of forensic medicine and second part is of toxicology. We will discuss about here forensic medicine only, but in the introductory part of toxicology, I want to give you its definition. So toxicology means it is the branch of medical science which deals with toxins, which deals with poison. वैसा ब्रांच मेडिकल साइंस का जो टॉक्सिन और पॉइजन या विष के बारे में बात करता है उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें किसकी बात हम लोग करते हैं? टॉक्सिन के एक्शन की, टॉक्सिन के प्रॉपर्टी की, टॉक्सिन के साइन एंड सिम्टम्स की, फाइटल डोज की, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट, and last one is the autopsy finding. And autopsy finding, yani what is the finding of the poison in a dead person. एक वर्ड आएगा इसी में आपको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, उसका मतलब होगा मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ फोरेंसिक, मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ toxicology will be known as the forensic toxicology. Now in this class we will only give introduction about the forensic medicine. So what is the forensic medicine? What is the forensic medicine? Forensic medicine आपका मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है. It is the branch of medical science जिसमें हम लोग बात करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होता है. फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब होता है जब हम किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, किसी भी लीगल पर्पस के लिए, किसी भी लीगल पर्पस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए जब हम लोग मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन. यानी इट इज द एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ, this is application of principle and knowledge of medical science. ये मेडिकल साइंस के नॉलेज के, मेडिकल साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करना किसके लिए? लीगल पर्पस के लिए, लीगल पर्पस के लिए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए, किसी भी कानूनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी भी आपका लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रकार के डेथ को फाइंड आउट करने के लिए, उसका डेथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये इंजरी किस टाइप की है, यानी कि आप किसी भी लीगल पर्पस को, लीगल प्रोसीडिंग को, लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं तो उसी केस को हम लोग, उसी चीज को हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन. तो फॉरेंसिक मेडिसिन का मात्र एक ही एम है, ओनली वन एम ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इज टू गिव द जस्टिस, टू एडमिनिस्टर द जस्टिस. न्याय की स्थापना करना, हमारे देश में प्रॉपर एक जस्टिस का, एक न्याय का एक प्रॉपर सिस्टम चले, उसी को प्रोसीड करने के लिए आपका फोरेंसिक मेडिसिन का यूज होता है. तो फोरेंसिक मेडिसिन इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस टू सॉल्व द लीगल पर्पस एंड द लीगल प्रोसीडिंग. किसी भी कानूनी वारदात को, किसी भी कानूनी समस्या को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग चिकित्सा विज्ञान का यूज करते हैं, मेडिकल साइंस का यूज करते हैं, वो हमारा आता है आपका फोरेंसिक मेडिसिन है. सबसे
मोस्ट सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने नार्को टेस्ट का सुना होगा, जिसमें कोई भी पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसके लिए हम लोग नार्को टेस्ट कराते हैं। उसके बॉडी में एक प्रकार का हम लोग एनेस्थेटिक देते हैं, एक प्रकार का केमिकल यूज करते हैं जो उसके बॉडी में जाता है और वो अपना जो इमोशन है उसको बताता है। एक ऐसे ही पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ मींस द मशीन विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लाई, झूठ को साबित करने वाली मशीन। इसमें क्या होता है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाती है। ड्यूरिंग दिस कंडीशन द हार्ट रेट इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, बॉडी बिकम्स एक्साइटेड। तो पॉलीग्राफ इस चीज को मेजर कर लेता है। तो इस प्रकार की चीजें, या डेथ है कोई चीज, डेथ है कि डेथ कैसे हुआ है, आपका एक्सीडेंटल है या किसी ने इसको मार दिया है या डेथ नेचुरल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग मेथड्स का यूज करेंगे, हम लोग मेडिकल साइंस का यूज करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं फोरेंसिक मेडिसिन के अंतर्गत वो आपका आता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही एम होता है फोरेंसिक मेडिसिन का, दैट इज द जस्टिस, टू एडमिनिस्टर द जस्टिस। न्याय की स्थापना करना, न्याय व्यवस्था की स्थापना करना ही फोरेंसिक मेडिसिन का एकमात्र उद्देश्य होता है। उसी तरीके से फोरेंसिक मेडिसिन से ही आपका मिलता जुलता एक वर्ड है, दैट इज नोन एज द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, फोरेंसिक मेडिसिन का दूसरा नाम आपका लीगल मेडिसिन भी होता है और इसी को स्टेट मेडिसिन भी कहते हैं। आपका फोरेंसिक मेडिसिन से मिलता जुलता जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, दैट इज द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस मींस होता है लॉ, और यहां प्रूडेंसिया का मतलब है स्किल या नॉलेज, स्किल या नॉलेज। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि आप जब लॉ का यूज करते हैं, जब आप विधि विज्ञान का यूज करते हैं, आप जब लॉ का यूज करते हैं, कानून का यूज करते हैं, क्यों, किसके लिए? जब हम लोग कानून का यूज क्यों करते हैं? फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट द पेशेंट। अब सबसे बड़ी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ to help in treatment of patient और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। यानी कि पेशेंट को ट्रीट करने में, चिकित्सा व्यवस्था में आपका कानून का क्या योगदान होता है, कानून का क्या एप्लीकेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। अभी हाल ही में एक वारदात हुआ है जिसमें आपका सरकार ने अध्यादेश पारित किया है, जिसमें आपको पता होगा कि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर पे अगर कोई इंसान हमला करता है, उसके सामान की क्षति पहुंचाता है, तो क्या है, उस पर्सन को 6 महीने से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और खास बात यह है कि ये जो ऑफेंस है, ये जो क्राइम है, कैसा है, नॉन बेलेबल है, इसमें किसी भी प्रकार का बेल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी सामान की क्षति पहुंचती है तो उससे उस चीज की दोगुनी रकम वसूली जाती है। यानी कि जब हम लोग किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस जब करते हैं, तो हमारा संविधान हमारी रक्षा क्या कैसे करता है, क्यों करता है और किस प्रकार से करता है, किस किस प्रकार का नियम, किस किस प्रकार का कानून हमारे ऊपर अप्लाई होता है, हमारी क्या सीमाएं हैं,
हमारा क्या अधिकार है, हमारी क्या ड्यूटी है, ये सब कौन बताता है? आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपको तीन चीज के बारे में बताता है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको तीन चीज के बारे में बताता है। The first is the doctor-doctor relationship. Second is the doctor-patient relationship, and third is the doctor-state relationship. पहला जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। एक चिकित्सक का अपने पेशेंट के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, एक चिकित्सक का अपने दूसरे चिकित्सक, अपने कलीग्स या सहयोगी स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, कंपाउंडर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और एक चिकित्सक का अपने सरकार के प्रति, अपने गवर्नमेंट के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो इस सब चीज की बात कौन करता है? आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस करता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। अब इसमें दो वर्ड आता है, आपको समझना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज द मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में ही है, आपका मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार। एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार। तो मेडिकल एथिक्स का मतलब हुआ आपका चिकित्सकीय आचार विचार। इसका मतलब होता है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी चिकित्सक अपना जब मेडिकल साइंस का कोर्स पूरा कर लेते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द 4.5 years of study and 1 year of internship, they get registered in their state or in the government and they become the registered medical practitioner. तो मेडिकल एथिक्स क्या है? मेडिकल एथिक्स एक मोरल प्रिंसिपल्स की बात करता है। इसमें एक लॉ और रेगुलेशन की बात की जाती है, जहां पे एक मोरल नैतिक मान्यताओं को, नैतिक आदर्शों की बात की जाती है, जहां पे कहा जाता है कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक डॉक्टर को अपने कलीग्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और एक डॉक्टर का अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए एक आपका सबसे ओल्डेस्ट जो आपका मेडिकल एथिक्स है उसको दिया था हिपोक्रेट्स ने, और आज भी मेडिकल साइंस के लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को हैनिमैनियन ओथ पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हैनिमैनियन ओथ। उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है मेडिकल एथिक्स के बाद आपका मेडिकल एटिक्वेट। मेडिकल एटिक्वेट, मेडिकल एटिक्वेट क्या होता है? एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि मेडिकल एटिक्वेट का मतलब हुआ चिकित्सकीय शिष्टाचार। तो मेडिकल एटिक्वेट का मतलब होता है कि एक डॉक्टर को किस प्रकार का नैतिक जिम्मेदारियां दिखाना चाहिए, किसके प्रति? अपने कलीग्स के प्रति, अपने सहयोगी स्टाफ के प्रति। यानी दिस इज द, इट कंटेन्स द मोरल प्रिंसिपल about the guidelines about the colleagues, doctor patient relationship. It is about the doctor relationship. Okay, क्यों? क्योंकि एक चिकित्सक को उसी प्रकार से दूसरे चिकित्सक या सहयोगी स्टाफ से व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार का व्यवहार का वो दूसरों से उम्मीद करता है। उसके बाद हम लोग बात करें मेडिकल एथिक्स में। मेडिकल एथिक्स को हम लोग को इसलिए पालन करना चाहिए क्यों? ताकि जो हमारा जो मेडिकल क्षेत्र है, जो चिकित्सा क्षेत्र है, बहुत ही आदर्श क्षेत्र है, बहुत ही सम्मानित क्षेत्र है, तो इसका सम्मान और बचा रहे। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एफएमटी
forensic medicine and toxicology. Hope all of you will be understand properly. Next, we will come on the subject. अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. हमारा जो टॉपिक होगा that will be the legal procedure. टॉपिक होगा हमारा लीगल प्रोसीजर. ओके, यानी कि कानूनी प्रक्रियाएं, यानी इट विल कंटेन द प्रोसीजर, या इसी का दूसरा नाम होता है मेडिको लीगल प्रोसीजर. इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मेडिको लीगल प्रोसीजर. यानी कि दिस विल कंटेन्स ऑल द एक्टिविटी which contain medical process as well as legal process. आपको पता होना चाहिए कि जो मेडिकल साइंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक है, लेकिन जो लीगल है, कानून है, वो प्रत्येक देश का अलग अलग होता है. इसलिए हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन लीगल प्रोसीजर या इंडियन मेडिको लीगल प्रोसीजर. दूसरे देश में आपका अलग संविधान हो सकता है, अलग कानून हो सकता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लीगल मामले, कानून कब आता है. तो कानून तब आता है जब कोई वारदात होता है, जब कोई प्रकरण होता है, जब कोई मामला सामने आता है, जब कोई मैटर होता है, यानी कि जब कोई केस होता है. तो लीगल प्रोसेस के हिसाब से केस आपका दो तरीके का होता है. केस जो होता है आपका दो तरीके का होता है. वन इज द क्रिमिनल केस एंड अनदर इज द सिविल केस. यानी इसी को हम लोग कहते हैं, केस को हम लोग मामला और प्रकरण भी कह सकते हैं. इसी को हम लोग कहते हैं दांडिक मामला, या इसी को हम लोग कहते हैं फौजदारी मामला. सिविल केस का मतलब व्यवहार मामला, या इसी को हम लोग कहते हैं दीवानी मामला. उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इन सब चीजों से वाकिफ होंगे. ऑल ऑफ यू वेल अबाउट द सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोग क्रिमिनल केसेस में किस चीज की बात करते हैं. तो कभी भी हम लोग क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं हम लोग? पनिशमेंट की बात करते हैं, यानी कि दंड की बात करते हैं. ठीक है. सिविल केस में किस चीज की बात करते हैं हम लोग? राइट्स की बात करते हैं, यानी कि अधिकार की बात करते हैं. अनुतोष की बात करते हैं, क्षतिपूर्ति की बात करते हैं. यानी यहां पे हम लोग हमेशा दंड की बात करते हैं, यहाँ पे अधिकार, अनुतोष और क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, अपने राइट की बात करते हैं, अपने भरपाई की बात करते हैं. तो सबसे बड़ा मामला आता है कि क्या कोई एक केस क्रिमिनल भी हो सकता है और सिविल भी हो सकता है. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सवाल यह है कि एक केस के नेचर पे डिपेंड करता है कि जो केस फाइल कर रहा है उसको क्या चाहिए. अगर मान लीजिए कि दो लोगों में मारपीट हुआ, दो लोगों ने आपस में मारपीट किया, और जब दो लोगों ने आपस में मारपीट किया तो सामने वाला अगर केस करता है, सामने वाला केस किया, और उसने केस क्यों किया? क्योंकि जब मारपीट हुआ तो मारपीट में जो उसको चोट लगा, तो चोट में उसको क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए उसने किया कि हमारा इतना खर्चा हुआ, हमारा मनहानि हुआ, हमको क्षतिपूर्ति चाहिए. ठीक, हमारा इलाज में इतना ज्यादा खर्चा होगा. अगर वो क्षतिपूर्ति के लिए करता है तो वो चला जाएगा आपका सिविल केस में. ठीक है.
अगर वही पर्सन अगर ये कहता है कि हमारे साथ मारपीट हुआ, हमको चोट आया और जिस इंसान ने उसको मारा, जिस इंसान ने मुझे मारा उसको दंड मिलना चाहिए, अगर आप कोर्ट में जाके दंड के लिए बात करते हैं, पनिशमेंट के लिए बात करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा क्रिमिनल केस। अगर आप अपने राइट्स के लिए बात करते हैं, अपने भरपाई के लिए बात करते हैं, अपने अधिकार के लिए बात करते हैं कोर्ट में जाके, तो हो जाएगा आपका सिविल केस। एक और है, अगर मान लीजिए कोई जमीन है, किसी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है, कोई अदर पर्सन जाके कब्जा कर लिया, ठीक है, तो सामने वाले ने जिसका जमीन कब्जा हुआ वो केस करता है, तो अमूमन सब लोग सोचते होंगे कि ये तो दीवानी मामला है, व्यवहार मामला है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये डिपेंड इस पे करता है कि केस फाइल क्यों किया जा रहा है। अगर केस फाइल का पर्पस ये है कि जिस पर्सन ने जमीन पर कब्जा कर दिया है वो जमीन खाली कर दे, यानी वो अपना अधिकार छोड़ दे, जो इतने दिन उसको अनसेटिस्फैक्शन या अनुतोष का जो सामना करना पड़ा वो क्लियर कर दे, या क्षतिपूर्ति की भरपाई कर दे, अगर इसके लिए करता है तो मामला होगा सिविल केस। अगर वो पर्सन बोलता है नहीं, सामने वाले ने हमारे खेत के ऊपर कब्जा किया, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, उसको दंड मिलना चाहिए, he required punishment, that it will come under the criminal case। तो एक डिपेंड करता है फौजदारी मामला, दीवानी मामला, कि केस का नेचर क्या है और सामने वाला इंसान किस प्रकार का जो है वो न्याय चाह रहा है, वो दंड चाह रहा है या अपने अधिकार या क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है। तो लीगल प्रोसीजर को समझने से पहले आपको कुछ बातें को समझने की जरूरत पड़ेगी। यहां हम लोगों ने सिविल केस और क्रिमिनल केस का बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि एक वर्ड होता है आपका आईपीसी, इसका मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, 1860। दूसरा होता है आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईईए, आईईए का मतलब होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी आपका 1860 में आया था, सीआरपीसी आपका 1973 में आया था, और आईईए कब आया था? 1872 में आया था।